नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे जालोर से आ रही बड़ी खबर के साथ। भीनमाल में बदमाशों ने दुकानदार पर हमला किया है और धारदार हथियारों से दुकानदार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से दुकानदार के पेट पर वार करने की वजह से गंभीर चोट आई है। बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की इस दौरान, और ये पूरी घटना जो उपद्रव मचाया गया बदमाशों की तरफ से सीसीटीवी में कैद हो चुका है। थाने के महज बताया जा रहा है 100 मीटर की दूरी पर ही इन उपद्रवियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हथियार लेकर बदमाश ने जमकर इस दौरान उत्पात मचाया है। तो जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर और इस पूरी वारदात को लेकर के सीसीटीवी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रेवा शंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये शहर के करड़ा चौराहे की घटना है और थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ही ये घटना जो है वो घटित हुई है। एक दुकानदार के पास में कुछ बदमाश कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे मांगने पर वो जो है बदमाश उग्र हो जाते हैं और धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास करते हैं। दुकानदार ने अपने बचाव में वहां लोगों को बुलाया, लेकिन उसके बाद में भी उसने वहां पे जाते जाते भी दुकान में काफी तोड़फोड़ की है और ये सारी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जी रेवा शंकर, आरोपी कौन थे पता चला? जी, आरोपी की जांच की जा रही है। आरोपी जो है वो अभी अज्ञात है। पुलिस ने वहां पे पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाले हैं और उसके बाद में आरोपी की जांच के लिए पुलिस ने एक प्रयास चालू कर दिए हैं। तो क्या ये जो बदमाश थे किसी आपसी रंजिश की वजह से हमला करने आए थे या इसके पीछे की वजह कुछ और है? जी, दुकानदार ने बताया कि उन बदमाशों से पहले से उनका कोई परिचय नहीं था। वो वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के लिए आए थे और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के बाद में जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसों के बदले अभद्रता की एवं झगड़ा शुरू किया और साथ ही वहां हथियार लहरा करके भय उत्पन्न करने का प्रयास किया। दुकानदार के चोटें भी आई हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है कि बदमाश जो है वो हथियार लहरा रहे हैं और दुकानदार जो है वो वहां से भयग्रस्त होकर के उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने सहायता मांगी। उसके बाद में भी बदमाशों ने जाते बहुत शुक्रिया रेवा शंकर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और आगे खबरों में बढ़ेंगे, झुंझुनू का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। खेतड़ी कोलिहान कॉपर माइंस हादसे को लेकर के अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुख्य प्रबंधक हरिचरण ने खेतड़ी थाने में पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट दर्ज कराई। मानव संसाधन मुख्य प्रबंधक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस कार्रवाई में लापरवाही से घटना की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया कि केज के रस्से को संभाला नहीं गया था सही समय से, इसी वजह से हादसा हुआ है। तो बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर होती हुई नजर आ रही है इस हादसे के पीछे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर कृष्ण सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। कृष्ण, रिपोर्ट में क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं कि खेतड़ी कोलियान कॉपर माइंस मामले में जो मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन है हरिचरण, उनकी ओर से खेतड़ी थाने में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया कि लिफ्ट का केज का रस्सा और टूटने के बाद है वो बॉटम बफर से टकराने से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 14 लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। वहीं जो मुख्य सतर्कता अधिकारी है उपेंद्र कुमार पांडे है, उसकी इस हादसे में मौत हुई है। पुलिस से कार्रवाई जो है उसमें लिखा गया है कि प्रथम दृष्टया है जो रस्से को संभाल नहीं पाने के कारण जो लापरवाही से हादसा प्रतीत होता है। और जो बिल्कुल कृष्ण, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। क्या 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मोदी का तीसरा टर्म कंफर्म हो गया है? क्या एनडीए को 4 चरण में ही बहुमत मिल चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5वें चरण के चुनाव से 5 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है। और ये बड़ा दावा क्या है, मेरे सहयोगी बताएंगे। और आखिरकार उन्होंने दावा करते हुए बताया कि पहले 4 चरणों में ही पीएम मोदी की सरकार ने बहुमत लायक नंबर यानी कि 270 सीटें हासिल कर ली। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, सारे लोग ये पक्ष करता है
कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है, लेकिन 20 मई को होने वाले अगले चरण के मतदान से 5 दिन पहले ही बीजेपी के चाणक्य ने बहुमत के मैजिक नंबर पाने का दावा कर दिया है। अमित शाह के बहुमत के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? एनडीए के 400 तक पहुंचने का रोड मैप क्या है? ये अमित शाह ने बतलाया। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। 2024 के 4 चरण तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है और अमित शाह का दावा है कि इसमें से 270 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और बाकी बचे चरणों में जो भी सीटें हैं वो एनडीए को 400 प्लस पहुंचाएंगी। 5वें फेज में 49, छठे और 7वें यानी अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगले 3 चरण में 163 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अमित शाह के मुताबिक अगले 3 चरण में एनडीए को 163 सीटों में 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी एनडीए को अगले 3 चरणों में 163 सीटों में करीब 80% पर जीत हासिल होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 400 प्लस फॉर्मूले के पीछे इतना जोर क्यों है? दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि 400 प्लस सीटें आएंगी तो मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। भारत के जिन मंदिरों पर मुगलों ने कब्जा किया वो सभी आजाद होंगे। यही नहीं, हिमंता ने दावा किया कि पीओके भी भारत में शामिल हो जाएगा। हमारा ही देश का एक अंग पाकिस्तान का साथ रहेगा, हम कैसे विश्व गुरु बनेगा? तो इसीलिए हमारा हमेशा मन में होते थे कि कोई ऐसा युग पुरुष भारत में जन्म हो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत तक लेके आए। अगर मोदी जी को 400 सीट मिलते हैं, मैं तो विश्वास करता हूं कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा, ज्ञानवापी में मंदिर भी बनेगा, साथ में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का साथ विलीन हो जाएगा। 400 प्लस का दावा क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या चुनाव में बीजेपी का विपक्ष को परास्त करने का माइंड गेम? क्योंकि एक तरफ एनडीए के नेता 400 पार से नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ 4 चरण के बाद भी इंडी गठबंधन की गाड़ी लगातार झटके खा रही है। इनका एजेंडा अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग है। ये आज साबित भी हो गया जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर अखिलेश ने ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चौंक गए। रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। पीओके में झंडा बदलने का समय आने वाला है। पीओके की तस्वीरें देखकर वहां की जनता यही बोल रही है और ये जनता कह रही है कि पाकिस्तान में 1971 रिटर्न होने वाला है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में जो हो रहा है वो 76 साल में पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार पीओके में पाकिस्तान के झंडे उतारकर लोग फेंक रहे हैं। आखिर क्यों? रिपोर्ट में देखिए।
इस विद्रोह के सामने पाकिस्तानी गोलियां और बंदूकें बेकार हो चुकी हैं। पीओके में पाकिस्तान के झंडे उतार कर फेंक दिए गए। पीओके में पाकिस्तानी अफसरों के कपड़े उतारकर चौराहे पर टांग दिए गए, ये दिखाने के लिए कि अब वहां की जनता 76 साल का हिसाब सूद समेत चुकाने वाली है। जो पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में कश्मीरी रह रहे हैं, उन पे वो गोलियां और बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है। इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई, जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फौज के आगे अपनी पतलूनें उतारी थीं। पीओके में आखिरी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के हाथ से पीओके लगभग निकल चुका है। ये विद्रोह पीओके के अखंड कश्मीर बनने के मिशन का एक ट्रेलर है। अब योगी आदित्यनाथ का गुस्सा पाकिस्तान और भारत में बैठे पाक प्रेमी गैंग पर बम की तरह गिरा है, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम पर नाज है और जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उन पर गृहमंत्री ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। 2 दिन पहले पीएम मोदी इंडी गठबंधन पर गरजे थे। पीएम मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इसके बाद तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत के बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया जरूर, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान में खुद आग लगी है, तो भारत को क्या जवाब देगा। पीएम मोदी के बयान के बाद तो पीओके में लोगों को आजादी की उम्मीद बंधी है। पीओके के नागरिक पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान पर जल्द से जल्द एक्शन लें। मैंने ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि वो दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है उसको बुलाएं और उससे वजाहत तलब करें और प्रोटेस्ट करें इस वाक़े के ऊपर। इसके अलावा मैंने भारतीय सरकार के ये भी अपील की है कि जो भारतीय नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशन में, वो अक़वाम मुत्तहिदा में